हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1। ठीक है, संख्या पद्धति की। तो स्टूडेंट मैं एक बार और बता दूं आपको कि आपको एक एक क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा इस पर, और इसको आपको ये मिलेगा यूट्यूब के हमारे चैनल पर केसराम मैथ्स क्लासेस। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें एक बार। ठीक है, तो आज हम ये शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं, हम किताब में से ही पढ़ते हैं। ये कहता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है? ठीक है, तो स्टूडेंट जो मैंने पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया था संख्या पद्धति का, वो आपको क्लियर होना चाहिए। उन सब चीज़ों का यूज़ अब इन प्रश्नावली के अंदर होगा, तो आपको वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो परिमेय संख्या क्या होती है पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब परिमेय संख्या तो हमने कराई थी आपको। ठीक है, जैसे कि आपको याद होगा, परिमेय संख्या है जिनको हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ की q 0 के बराबर ना हो, जैसे 3/5, 5/7 और 15/17। तो ये थोड़ा सा आपको जानकारी होनी ज़रूरी है कि परिमेय संख्या होती क्या है। चलिए जी, अब हम इस प्रश्न को करते हैं। ये कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो उत्तर 1। ठीक है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसको हम क्या कहें? जी हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। अब इसको कैसे डिफाइन करें, कैसे इसको समझाएं? ठीक है, क्योंकि शून्य को किसी भी अब हम ये कह सकते हैं, शून्य को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे? मैंने शून्य लिख दिया, ठीक है जी, इसके नीचे 1 रख दिया, तो ये परिमेय बन गया स्टूडेंट्स, क्योंकि p अपॉन क्यू की फॉर्मेट में आ गया, p अपॉन क्यू के रूप में आ गया। ऐसा नहीं कि 1 ही रखना है, 0/-1 रख दो तब भी ये परिमेय बन जाएगा, क्योंकि इसको हमने p अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया, क्योंकि नीचे q जो है मेरा, उसमें मैंने कहा था कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p तो चाहे हो पर q ना हो। ठीक है, चाहे इसमें 0/2 लिख दो, ठीक है, या 0/-2 लिख दो, 0/3 लिख दो, तो ये परिमेय संख्या है। क्या है? अतः 0 को p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p तो 0 है परंतु और q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अतः क्या लिखेंगे हम? 0 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो यूँ करके हमारा पहला प्रश्न ख़त्म हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। ये दूसरा क्वेश्चन में कहता क्या है? ये कहता 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसके करने के 2-3 मेथड हैं। आपको जो भी मेथड अच्छा लगे उसको आप अपनाएं, उसी से प्रश्न करें। ठीक है, तो मैं आपको इसको करने के तरीके बताता हूँ, क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल देकर आपको समझाना चाहूँगा। ये नहीं है, ये प्रश्न तो खैर हम बाद में करेंगे, तो पहले कुछ एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। जैसे अगर कहे कि भाई आप 2 संख्या दे दी, आपको कहे कि 2 और
3 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अगर ये प्रश्न होता तो उसमें एक तो तरीका यह है कि ये हमारा आ गया a, 2b आ गया 3। इसमें एक ही अगर परिमेय संख्या निकालनी हो तो दोनों को जोड़ो, 2 से भाग कर दो, ये हमारी परिमेय संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या काम करेंगे, हम निकालेंगे a + b/2 यानी कि 2 + 3/2 यानी कि 5/2। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारा a और b इसके बीच की परिमेय संख्या निकालनी थी तो वो क्या होगी, a + b/2 यानी कि, तो हमने a क्या था हमारा 2 था और b क्या था 3 था। इनके बीच की जो परिमेय संख्या आई है वो क्या आई है 5/2। तो अगर एक आध निकालने तो ऐसे निकाल लो, एक नहीं है, सिर्फ और भी कहीं भी निकल सकती हैं। अगर इसी के बीच बोले 2 और 3 के बीच बोले कि भाई ये तो अभी हमने एक निकाली है, बोले भाई 3 निकालो, तो इस वो ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे चलो अभी एक तो हमने ये निकाल ली, इन दोनों के बीच में एक ही निकाली, अब इन दोनों के बीच में निकाल लो एक। ठीक है, तो बिटवीन या 2 और 5/2 के बीच में निकालेंगे। तो क्या करें, दोनों को जोड़ो, 2 से भाग करो, 2 + 5/2 तो स्टूडेंट एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2, तो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा 5/2। तो ये आ गया मेरा 9/2, तो ये आ जाएगा 9/2 × 2, तो 9/4। एक और निकाल दिया हमने, यानी कि अब हम इसको क्या ले सकते हैं 2, 9/4 5/2 3, हमें 3 निकालने थे। अब हमने कहा था 3 परिमेय संख्या, तो एक तो ये निकाल ली थी, दूसरी ये निकल चुकी है, एक आप इन दोनों के बीच में निकाल दो। ठीक है, तो 5/2 और 3 के बीच, तो मैंने तरीका बताया था, दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो, 5/2 + 3/2 तो ऐसे निकल जाएगी, यानी कि इसके नीचे 1 मान लिया हमने, तो 2 एलसीएम आ गया, तो 5 + 2 = 6/2, तो ये आ जाएगा हमारा 11/2/2 यानी कि 11/2 × 2 11/4 आ जाएगा। तो एक हमारी ये आ गई, यानी कि 2 के बीच में एक तो 9/4 आई, 2 और 3 के बीच में एक आई हमारी 5/2, अब एक आ गई हमारे 11/4, तो 3 और 2 के बीच में हम ये 3 निकाल चुके हैं। ठीक है, अब अगर और कहे कि भाई 5 निकालो तो क्या करेंगे, अब इन दोनों के बीच में निकाल दो, एक और इन दोनों के बीच में निकाल दो, या फिर इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं। अब जिसके भी बीच में निकालना हो, मैंने बताया था कि दोनों को जोड़ो, 2 से भाग कर दो, निकल आएगा। इन दोनों के बीच में निकालना हो तो 4 निकल आएंगे, दोनों को जोड़ो, 2 से भाग कर दो। ठीक है, तो ये चौथी आ जाएगी। इन दोनों के बीच में निकालना हो तो दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो। ऐसे ही यहाँ जितने भी निकालनी हो ऐसे निकल सकती है। ये तो हो गया एक तरीका। ठीक है, इसके अलावा भी तरीके हैं। इसी क्वेश्चन को अब मैं सपोज आपका जो क्वेश्चन दे रखा है 3 और 4 वाला, ये दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है, अब मैं इस प्रश्न को एक दूसरे तरीके से करके दिखाऊंगा। अब हम कर रहे हैं उत्तर 2। कहता है 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में कितनी 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कई तरीके हैं इसको करने के। एक तरीका तो मैं बता चुका हूँ कि दोनों को जोड़ो, 2 से भाग कर दो, निकल आएगा। अब इसके अलावा भी और मेथड है। इसके अलावा क्या मेथड है उसको मैं आपको डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें ए को मान लिया 3 और बी को मान लिया 4। ठीक है जी,
और जितने पूछता है, ये 6 पूछता है तो इसको मान लो n हो गया हमारा 6। अब एक फॉर्मूला जो है वो मैं बता रहा हूँ। अब ये 6 कौन कौन से होंगे पहले तो निकाल लो आप। b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, ये आपको निकाल के रख लेना है। अब b कितना है, 4 माइनस 3/6 प्लस 1, तो ये हमारा क्या हो गया, जो हो गया 1/7। ठीक है। अब जितने भी निकालने हों, अब हम इससे वो निकाल सकते हैं। तो अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे फॉर्मूला जो हमारा है वो ये है। अगर फॉर्मूला का ध्यान देंगे आप, a प्लस बी माइनस ए अपॉन n प्लस 1, पहला तो ये हो गया। दूसरा हो जाएगा a प्लस 2 लगा दो इसके आगे, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। फिर तीसरा निकालना तो a प्लस 3 b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, ऐसे निकालते चले जाओ। अगर चौथा निकालना हो तो a प्लस 4 b माइनस ए अपॉन n, ऐसे जितने मर्जी निकाल सकते हैं हम। ठीक है। फॉर्मूला को ज़्यादा दिमाग में मत रखो, आप सीधे सीधे ये करो कि a क्या है। a पहले a लिख लो 3 प्लस 1/7 रख लो। ठीक है। अब फिर 3 लिखो, इसमें 2 से गुणा कर दो, 2 गुणा 1/7। फिर 3 लिखो, यहाँ 2 लिखो, और इसमें 2 ने 3 से कर दो गुणा 1/7 में। और फिर a लिखो, फिर 4 गुणा 1/7। तो हमें निकालने कितने, 1 2 3 4 6 निकालने हैं। फिर आप 3 लिखो और 5 1/7 लिखो। ठीक है। a को निकालना तो आप 3 लिखो और 6 1/7, 6 निकालने ना। अब देखो 7 या 21 और 1 22/7, तो एक तो ये आ गया। 7 या 21 22 23/7, ऐसे ही आ जाएगा 24/7, ये आ जाएगा 25/7, ये आ जाएगा 26/7, ये आ जाएगा 27/7, और ये आ जाएगा 28/6 7 या 21 और 6 27। तो हमारी 6 निकालने थे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमारे निकल चुके हैं। अतः क्या निकले, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या क्या है, 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 और बस। ठीक है। तो एक तो हमारा तरीका हो गया, ये भी हो गया, इससे भी हम निकाल सकते हैं। और भी तरीके हैं जिनसे हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, जैसे 3 और 4 7, 6 के लिए बोल रहा है, तो ऐसे भी कर लेते हैं। जब 6 के लिए, इन दोनों के बीच में 6 निकालने के लिए बोल रहा है, एक तरीका ये भी है। ठीक है। तो क्या करते हैं हम, ये तो एक तरीका हो गया हमारा। 3 और 4 के बीच में 6 निकालने हैं। ठीक है। तो 6 n कितना है, 6, तो एक ज़्यादा इसमें करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, सिंपल सा तरीका है ये। तो 3 और 4 में इसमें से एक ज़्यादा, 7, और 7 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, इसमें भी 7 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, ये तीसरा मेथड कर लो। तो हमारे पास ये क्या आया, 7 या 21 आ गया बटे 7 आ गया, 28/7 आ गया। तो स्टूडेंट अब हमारे पास 6 निकालने हैं, तो इसमें एक एक बढ़ा के लिखते चले जाओ। 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 और 27/7।
तो जो भी मेथड आपको आसान लगे उससे कर लो। तो एक तो मेथड मैंने ये बताया था कि भाई बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन को पहले हमने निकाला। एन कितना हमारा जो 6 निकालने का 5 मांगता तो 5 रख देते हैं यहाँ पर, ये निकाला 1/7 आ गया। इसमें आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि ए बी माइनस ए एन प्लस वन। अगर 1 निकाला तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 निकाला 2 से, तीसरा निकाला 3 से, इनको रखते चले गए, उससे आ गया। तो ये एक विधि है। एक विधि ये है कि 6 अगर पूछा है तो इसे एक अधिक से ऊपर नीचे गुणा कर लो, ये साधारण सा तरीका है। तो इससे गुणा करा तो हमारा 21/7 आया, इसका करा 28। 6 लिखने तो एक एक बढ़ाते हुए लिखते चले जाओ। तो ये एक इसका मेथड हो गया, ठीक है। और एक तरीका मैंने आपको बताया था इससे पहले कि 3 और 4 के बीच में निकालना है। तो दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर लो, तो 7/2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो एक तो ये आ गया। ऐसे इन दोनों को जोड़ो 2 से और 2 से भाग कर लो, इन दोनों को जोड़ो 2 से भाग कर लो तो एक यहाँ निकल जाएगा, फिर उनमें से निकाल लो। तो कोई भी तरीके से आप कर सकते हो। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। अब हम पढ़ते हैं तीसरा प्रश्न क्या कहता है। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। चलो जी करते हैं इसको भी। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 3, ठीक है। तो 3/4, 3/5 और 4/5 के बीच 5 संख्याएं परिमेय ज्ञात करनी है ये। तो मैंने एक आपको चीज़ बताई थी, कितनी करनी है, 5। तो n बराबर 5 है। तो मैंने एक तरीका ये बताया था सिंपल सा कि इससे एक अधिक, यानी कि 3/5, इससे एक अधिक क्या होगा, 6। 6 से आप इसमें गुणा कर लें, 3 से 6 से ऊपर नीचे गुणा कर लें तो ये आ जाएगा मेरे पास 6 × 18 बटे 5 × 30। ऐसे ही दूसरा था 4/5, इसमें भी मैं 6 से ऊपर नीचे गुणा कर लूँगा तो ये आएगा 4 × 24 और 5 × 30। अब आप यहाँ तो लिखो 18/30 और यहाँ लिखो 24/30, ठीक है जी। अब आप को निकालनी है 5। अब एक एक बढ़ाते हुए लिखते चले जाओ, 19/30, ठीक है। कॉमा लगा के लिख दो या फिर वैसे भी लिख देते हैं लेसर देन करके। 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो आपने देखा कि इन दोनों के बीच में हमारी 5 परिमेय संख्या आ गई है, ठीक है। तो जो भी विधि आपको आसान लगे आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। ये कुछ नहीं है, जो आपको पहले देखें वही चीज़ें हैं ये जो मैंने राउंड करा है। तो स्टूडेंट करने के 2 तरीके, आप इसको कॉमा लगा के भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 18/30 लेसर देन, जैसे भी आपको अच्छा लगे, 20 लेसर देन 20/30, 21/30 ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि क्या है कि यहाँ 23/30 है तो 22/30 से तो ये बड़ा हो गई, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब हम इसका करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे कुछ कथन दिए गए सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है।
अब यहाँ पर आपका वो काम आएगा जो मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पर प्रश्न है 4 और इसका पहला है, कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको दो चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3, ये आपको नंबर लाइन पे बताया था। और ये बताया था कि ये जो इधर जा रहे हैं ये नेगेटिव है जीरो के, ये इधर जा रहे हैं पॉजिटिव है। तो ये जो हैं ये वैसे तो सारे पूर्णांक हैं। अब ये 1 से लेकर 9 तक जो है ये प्राकृतिक संख्या है। अगर इसमें जीरो इंक्लूड कर दिया जाए तो ये पूर्ण संख्या हो जाएंगे। अब मैं देख रहा हूँ कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही नहीं होती, चलती जाती है ये। इसमें मैंने जीरो और लगा दिया तो ये पूर्ण संख्या होगी। तो सबसे पहले तो आपको जानकारी ये होनी चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या हमारी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी पूर्ण संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या, तो इसमें हमें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब स्टूडेंट्स में ये कहता है कि ये बताओ सत्य बात है या असत्य बात है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो देख रहे हैं कि क्या ये प्राकृत संख्या एक है, क्या ये पूर्ण संख्या में है कि नहीं। हाँ जी है। 2 भी पूर्ण संख्या में है कि नहीं। हाँ जी है। 4 भी है कि नहीं। 7 भी इसके अंदर है और 9 भी इसके अंदर है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। अतः कथन सत्य है कि क्या सत्य है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। ठीक है जी। अब ये तो था हमारा पहला प्रश्न। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसका सेकंड कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है। तो ये हमें सिद्ध करना क्या बात ये सही है या गलत है। तो पूर्णांक क्या होते हैं और पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पहले ये पता होना चाहिए। पूर्ण संख्या तो मैंने बताया था। अब पूर्णांक में एक बार बता दूं, पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक मैंने बताया था, 0 लिख दो, 1 2 3 4 5, इधर लिख दो -1 -2 -3 -4। तो ये पूर्णांक है। तो कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। आपको ये ध्यान याद रखना है कि पूर्ण संख्या तो सिर्फ इतनी है, ये पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक ये तो बच ही गए, तो सारे पूर्णांक तो हो ही नहीं सकते। कुछ पूर्णांक तो हैं पूर्ण संख्या, परंतु सारे तो नहीं है। ठीक है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, यह कथन असत्य है, क्योंकि -4 -3 -2 -1 जो पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या
नहीं है। ठीक है, करते हैं इसका तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरे प्रश्न में कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। भाई परिमेय संख्या P/Q की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, जैसे 1/2, 3/5 और -7/2 कुछ भी हो सकती है ये। ठीक है, अब पूर्ण संख्या आपको ये पता होना चाहिए पूर्ण संख्या क्या है। तो पूर्ण संख्या तो ये है, मैं 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5 ये सब पूर्ण संख्या हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ 3/5 को अगर मैं देखूँ तो 3/5 को अगर मैं देखूँ तो डिवाइड करूँ तो ये आएगा 0.6। क्या आएगा? 0.6 आएगा। तो 0.6 तो यह तो पूर्ण संख्या है नहीं। हम ये देख रहे पूर्ण संख्या तो ये है 1, 2, 3, 4, 5। दशमलव में तो है नहीं ये पूर्ण संख्या। दशमलव में आती है तो ये परिमेय संख्या हो जाती है। तो हम कहेंगे कि ये कथन असत्य है। कथन असत्य है क्योंकि 3/5 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा एक्सरसाइज नंबर 1। अब 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2 में और दे रखे हैं। चलो इसको हम बाद में करेंगे। 1.2 को पहले हम यहीं तक करते हैं।